गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने बातचीत की थी क्राउन एक्ट 1858 की। अब इसके बाद हम बात करेंगे द काउंसिल्स, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसकी बात करेंगे। देखिए 1858 का क्राउन एक्ट आया और उसके 3-4 साल बाद ये एक्ट आ गया। अब इतनी जल्दबाजी क्या थी? इसका कारण यह था कि जब हमने 1858 का क्राउन एक्ट पास किया तो उसमें कुछ कमियां छोड़ दी थी। वो जल्दबाजी में पास किया हुआ एक्ट था एक तरह से। 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण यह एक्ट पास किया गया था। अब इस एक्ट में क्या किया, ब्रिटिश सिस्टम में तो चेंज कर दिया गया, यानी लंदन में तो बदलाव कर दिया गया, इंडिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंडिया में सिस्टम लगभग वैसा ही चला रहा था जो 1853 के चार्टर एक्ट में स्टेब्लिश किया गया था। वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वही लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सब सिस्टम वही था। अब देखिए बाहर तो चेंज हो गया इस एक्ट से, अब अंदर चेंज करना बाकी था और इस अंदर को चेंज किया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के द्वारा। अब क्या चेंज किया गया ये हम देखते हैं। देखिए भाई, जब हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बनाया था तो उसमें क्या चीजें बनाई थी हमने, उस समय से चली आ रही थी। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये चली आ रही थी भाई, यानी गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी वो थी, इसके अलावा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये चली आ रही थी। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यानी कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर्स थे। एक तो गवर्नर जनरल खुद थे ही, एक 4 मेंबर्स और थे, और इस विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे। यह चीज थी 1861 तक चली आ रही थी। अब 1861 के कानून के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा हमने इसमें हल्का सा चेंज किया। यहां संख्या बढ़ा के कर दी 4 से 5, क्या कर दी 4 से 5, और यहां पर संख्या बढ़ा दी 6 से लेकर 12 तक। यानी जब भी कार्यकारी परिषद, यह परिषद कानून बनाएगी तो 6 से लेकर 12 तक के मेंबर्स इसमें शामिल होंगे भाई। कितने होंगे? 6 से 12 तक के मेंबर। 6 भी हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हो सकते हैं भाई, जब भी कानून बनाएंगे तब। तो 5 तो ये हो गए, और मिनिमम 6 करें तो 11 हो गए, और मैक्सिमम करें तो कितने हो गए? 17 हो गए। यानी जब भी कानून बनाया जाएगा तो इस विधान परिषद में तकरीबन 17 के आसपास मेंबर बैठेंगे भाई, 11 से लेकर 17 तक। गवर्नर जनरल को जोड़ दिया जाए तो एक और हो जाएगा भाई। तो ये सिस्टम किया गया। इसका मतलब अच्छी बात थी भाई, ये यहां भी एक ऐड किया गया और यहां भी ऐड किया गया, ये अच्छी बात थी। कुछ और लोग इसमें क्या किए गए? जोड़ दिए गए। अब देखिए, अब और लोग तो जोड़ दिए गए, लेकिन इसकी पावर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई भाई। अगर 1853 के एक्ट को हम देखें तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट है वैसे ही इंडिया में धीरे धीरे पार्लियामेंट बन रही है भाई। एक तरह से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हो रहा है, संवैधानिक विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस विधान परिषद को कानून बनाने की शक्ति थी, सिर्फ किसकी शक्ति थी? कानून बनाने की। यानी ये विधान परिषद सिर्फ लॉ मेकिंग कर सकती थी भाई, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी। यह था इसके साथ एक ट्रेजेडी। यानी विधान परिषद क्या कर सकती थी? कानून बना सकती थी, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकती थी किसी के बारे में भी। सवाल मतलब किससे पूछेगी? इस कार्यकारी परिषद से पूछेगी भाई। इसमें जहां 5 मेंबर बैठे हैं, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, सवाल तो इसी से पूछेगी। ये एक तरह से भारत की सरकार थी उस जमाने में, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी किसी भी मसले पर। दूसरा
ये कानून तो बना सकती थी, लेकिन गवर्नर जनरल के पास इन कानून को वीटो करने की पावर थी भाई। किसकी थी? वीटो पावर। आज प्रेसिडेंट के पास ये पावर है भाई। आर्टिकल 53 के तहत प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक को, बिल को वीटो कर देते हैं ना, ठीक है, खारिज कर देते हैं। तो वैसे ही गवर्नर जनरल भी इस विधान परिषद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर वीटो कर सकता था, यह नियम था। फिर इसके बाद एक चीज और भी की गई इसमें, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर भी दे दी गई गवर्नर जनरल को। यह भी एक अलग सी बात की गई कि अगर कभी कोई क्राइसिस चल रहा हो, कोई संकट आया हो सिस्टम में, और गवर्नर जनरल को यह लगे कि नहीं भाई अब तो ऑर्डिनेंस ही बनाना पड़ेगा, तो बना सकते हैं। और ये आजकल आर्टिकल 123 में दे रखा भाई। ये पावर राज्यपाल के पास भी है, आज राष्ट्रपति के पास भी है। राष्ट्रपति के पास ये पावर आर्टिकल 123 के तहत है, राज्यपाल के पास 213 के तहत है। तो आर्टिकल 123 में लिखा है कि जब संसद का सत्र नहीं होता, यानी पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता, तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है, उस कानून को अध्यादेश कहेंगे। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बना सकती थी भाई, बिना इसकी सहमति के, उसे ही अध्यादेश कहते थे। ठीक है भाई। एक चीज और भी थी इसमें, गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो किसी भी विधेयक को सम्राट के लिए रिजर्व कर सकता था, यानी ब्रिटिश क्राउन के लिए। यानी उसे लगे ना कि इस विधेयक से एक तरह से ब्रिटिश अंपायर को खतरा है, तो उस विधेयक को, उस बिल को वो रिजर्व कर देता था कि इस पर तो ब्रिटिश क्राउन के सिग्नेचर चाहिए, ये रिजर्व कर सकता था। तो ये चीज आप देख के पता चल रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना तो दी, इसमें मेंबर्स भी कुछ ज्यादा ऐड कर दिए। पहले तो कानून बनाते समय 10 ही मेंबर होते थे, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और 6 इसके, लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दिया, अब 18 तक हो सकते हैं, 17-18 तक, है कि नहीं। लेकिन असल में पावर नहीं थी इनके पास, असल में ये कानून बनाते थे और यहाँ वीटो पावर थी, ऑर्डिनेंस था, सम्राट के लिए रिजर्वेशन था, कई चीजें थी, लेकिन नॉर्मली इन सबको यूज नहीं किया जाता था भाई, ये अच्छी बात थी। गवर्नर जनरल हर कहीं वीटो यूज नहीं करता था, हर कहीं रिजर्व नहीं करता था, हर कहीं अध्यादेश जारी नहीं करता था, ये सिर्फ विशेष परिस्थितियों के लिए था भाई, ये चीज है। अब इसमें एक चेंज और भी था, उसकी बात और हम करते हैं। क्या था? एक चेंज और भी था, और वो चेंज क्या था? वो 5वां पॉइंट का चेंज ये था कि प्रांतीय जो प्रतिनिधित्व चला आ रहा था उसको खत्म कर दिया गया। प्रांतीय प्रतिनिधित्व यानी प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन जो चला आ रहा था उसको खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। देखिए भाई, पहले इस विधान परिषद में 10 मेंबर थे ना, 1853 के चार्टर एक्ट के हिसाब से कितने मेंबर थे? 10, जिसमें 4 तो यही थे और 6 इसके थे। अब उन 6 में 4 तो आते थे प्रांतों से अपॉइंट किए जाते थे, भेजे जाते थे, और 2 आते थे सुप्रीम कोर्ट के जज। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया, यानी इसमें जितने भी मेंबर होंगे 6 से लेकर 12 तक, उसमें से कोई भी प्रांत को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कोई भी प्रांतों से नहीं आएगा, यानी स्टेट से नहीं आएगा। ये काम बहुत गलत किया भाई, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरह से ये डेमोक्रेसी की शुरुआत थी, अच्छी बात थी हमारी डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो ये चीजें की गई इसमें भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बदलाव किए गए। ये बदलाव नॉर्मली ज्यादातर बेकार ही थे, ठीक है। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को लगा कि नहीं भाई, इंडियंस को ज्यादा पावर नहीं देनी, कम से कम अब तो नहीं देनी, भविष्य में तो भले ही दे दे। तो उन्होंने इंडियंस को एक तरह से दबाने का प्रयास किया, इंडिया को तोड़ने फोड़ने का प्रयास किया इंडिया को। तो उन्होंने क्या कर दिया? ये सारी चीजें की भाई। अब यहां भी चेंज किया उन्होंने, एक तो चेंज यही दिख रहा है, 4 से लेकर 5 किए मेंबर। दूसरा चेंज ये किया कि यहां पर शुरुआत की गई विभागीय प्रणाली की। किसकी शुरुआत की गई? विभागीय प्रणाली की। देखो, विभागीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? ये जितने भी 5 मेंबर थे कार्यकारी परिषद के, इन सभी को अपने अपने विभाग बांट दिए, डिपार्टमेंट बांट दिए कि तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है, तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है। यानी पहले सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट थे ना, भारत सरकार के, वो सारे डिपार्टमेंट ये लोग मिलजुल कर यूज करते थे।
लेकिन अब डिपार्टमेंट बांट दिए और सभी को उन डिपार्टमेंट का क्या बना दिया गया, सचिव बना दिया। सचिव को क्या कह सकते हैं हम, मंत्री। सेक्रेटरी को क्या कह सकते हैं, मिनिस्टर कह सकते हैं भाई। ये चीज कर दिया भाई। एक तरह से ये भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत थी भाई। इंडिया में किसकी शुरुआत थी, कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत थी। भारत में आज ऐसा ही तो होता है, मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय, उसमें एक मंत्री बैठता है और वो मंत्री क्या करता है, अपने मंत्रालय को संभालता है। अलग अलग मंत्री होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह है तो वो गृह मंत्रालय संभालते हैं, होम मिनिस्ट्री संभालते है कि नहीं। तो ये सारा सिस्टम अलग अलग होता है। तो ये सिस्टम की शुरुआत यहीं पर हुई थी 1861 के चार्टर एक्ट में। यहां पर मंत्रालय को मंत्रालय नहीं कहा गया था भाई, विभाग कहा गया था, डिपार्टमेंट कहा गया था। तो ये विभागीय सिस्टम, डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत की गई। अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए इन 5 लोगों को कि तू ये डिपार्टमेंट संभाल, वित्त वाला, फाइनेंस वाला, तू ये होम डिपार्टमेंट संभाल, गृह मंत्र सिस्टम वाला, गृह विभाग वाला। ऐसे बड़े बड़े विभाग बांट दिए गए। तो भारत में आज जो कैबिनेट सिस्टम है इसकी शुरुआत क्या हुई थी, यहीं से हुई थी। तो ये है भाई इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये चीज है भाई। अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा इसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए भाई, एग्जाम में इसमें सवाल पूछेगा आपको, एक तो सवाल पूछेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, अध्यादेश जारी करने वाला। ये आपसे सीधा सवाल ये पूछेगा, गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ये सवाल पूछेगा। इसके लिए आप तैयार रहना कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी गई। तो किस अध्यादेश के तहत की गई, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है, नीचे लिख लो साइन नोट लगा के। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नर जनरल गोट द पावर ऑफ release the ordinance, the governor general got power of release the ordinance। ये चीज है। यहां पर एक सवाल और भी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछेंगे, और वो पूछेंगे विभागीय प्रणाली का, ठीक है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं, भारत में कैबिनेट व्यवस्था की नींव कहां रखी गई, या किस अधिनियम के द्वारा भारत में कैबिनेट व्यवस्था की नींव रखी गई, ये पूछ सकते हैं आपसे। या ऐसा पूछ सकते हैं, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किससे हुई। ज्यादा संभावना विभागीय पूछने की है भाई। तो आप पूछो कोई कि डिपार्टमेंटल सिस्टम इंडिया में कब स्टेब्लिश किया गया, तो बता देना काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये बता देना आप, ठीक है भाई। तो 2 सवाल आपको एग्जाम में पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है ऑर्डिनेंस का और दूसरा है विभागीय प्रणाली का। हाँ, एक चीज और भी है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, किस गवर्नर जनरल ने। तो क्या बताओगे आप, उस जमाने में कौन था गवर्नर जनरल, कैनिंग था। तो किसने शुरुआत की, कैनिंग ने। तो यहां पर 3 सवाल हो गए, ऑर्डिनेंस का, डिपार्टमेंटल सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली का, और लास्ट विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, कैनिंग ने। और इस विभागीय प्रणाली को आज कहते हैं कैबिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, कैबिनेट सिस्टम। तो ये चीज है भाई। अब देखिए, ये तो गई इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। अब 1861 के एक्ट में एक बात और थी जो आपको क्या करनी है, बतानी है, और वो कौन सी बात थी, देखते हैं हम। ठीक, वो दूसरी बात यह है इसमें कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में भी चेंज किया गया भाई, केवल सेंटर में ही नहीं, स्टेट्स में भी चेंज कर दिया गया। स्टेट्स में कैसे चेंज किया गया, स्टेट्स में पहले होती थी गवर्नर होता था, एक क्या होता था, गवर्नर, और उसकी एक क्या होती थी, काउंसिल, और सारे काम यही करती थी स्टेट के, शासन प्रशासन करना सारा काम इसी का था। अब इसमें क्या किया गया, कुछ और सदस्य जोड़ दिए गए, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 ऐसे सदस्य जोड़ दिए गए, ठीक है। अब इस गवर्नर जनरल की काउंसिल में कुछ और सदस्य जोड़ने के बाद एक नई संस्था का निर्माण हो गया और उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे 1853 के एक्ट से हमने सेंटर में काम किया था, 1853 के एक्ट में हमने सेंटर में विधान परिषद बनाई थी ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाएगी, वैसे ही स्टेट में ये 1861 में बनी। कहां बनी, स्टेट में। इसे हम कह सकते हैं प्रोविंशियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल कह सकते हैं, हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रांतीय विधान परिषद। क्या कह सकते हैं? प्रांतीय विधान परिषद। ये बनाई गई भाई, ये बनाई गई। तो 1853 में विधान परिषद बनी सेंटर में, वहां से पार्लियामेंट की शुरुआत होती है, और 1861 में बनी स्टेट्स में, और यहां किसकी शुरुआत हो जाएगी? आजकल ये विधान परिषद है हमारा विधान मंडल। क्या है? विधान मंडल, लेजिस्लेचर हर स्टेट में होता है भाई। आजकल इसके दो हैं हाउस, हर जगह नहीं होते, कई स्टेट में दो है, कई स्टेट में एक है, एक में विधानसभा और एक में विधान परिषद है। विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है भाई। तो आज जो विधानसभा आप देखते हैं, हम सब देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर हम कह सकते हैं इसको लेजिस्लेचर, इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1861 के चार्टर एक्ट से इसकी शुरुआत हुई। तो ये प्रांतीय विधान परिषदें बनाई गई। 1862 में इसको बनाया गया, कहां पर? बंगाल में। फिर इसके बाद में 1886 में कहां बनाया गया? इसको बनाया गया आगरा में। इसके बाद में 1897 में कहां बनाया गया? पंजाब में। यहां इसको बनाया गया भाई, ठीक है भाई, यहां बनाया गया। ये एक तरह से इन सब की विधानसभाएं थी भाई, इनका काम था कानून बनाना प्रांतीय परिषदों का, लेकिन इनके पास भी ज्यादा पावर नहीं थी। इसके ऊपर भी गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी ये कानून बनाएंगी ना, जितने भी ये विधान परिषद जितने भी कानून बनाएंगी, लॉज बनाएंगी, लॉ मेकिंग करेंगी, उन कानूनों पर अनुमति गवर्नर जनरल देगा भाई। यानी इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में परिषद बनाई गई जो कानून बनाएंगी, लेकिन उन कानूनों को अनुमति गवर्नर जनरल देगा। अब वो दे या ना दे उस पर डिपेंड है, वीटो भी कर सकता है वो, ठीक है। तो नॉर्मली करता नहीं था, ये तो इमरजेंसी के लिए था कि कहीं प्रांत ऐसा कानून ना बना दे जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के इंटरेस्ट को खतरा पैदा हो जाए, ठीक है ना, तो होता था। नॉर्मली गवर्नर जनरल को यहां भी क्या होता था, वीटो की पावर थी, अनुमति लेनी पड़ती थी गवर्नर जनरल के पास से। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो विधानसभा जो कानून बनाती है राज्यपाल उस पर अनुमति देता है, ठीक है। और हालांकि कुछ रिजर्व कर सकता है वो प्रेसिडेंट के लिए, कुछ पर वीटो भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो ये चीज है भाई। तो ये है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जो हमने इसको क्या किया बताया। इसमें एग्जाम में आपसे क्या सवाल पूछेगा? अब सवाल ये उठता है सेकंड पॉइंट से नॉर्मली आपसे ये तो नहीं पूछेगा प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना कब की गई। ये तो नॉर्मली सिविल सर्विस में पूछ सकता है। अभी जो अच्छे लेवल का पेपर बनेगा ना, या फिर राजस्थान में पटवारी का पेपर आ रहा है, वो अच्छे लेवल का पेपर बनेगा, ठीक है, तो उसमें पूछ सकता है कि प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना कब की गई? 1861 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा। और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है फिर, ठीक है, कि प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना बंगाल में कब हुई? तो आप क्या कहोगे? 1862, ठीक है ना। तो ये मैटर था हमारा, जिसके बारे में हमने क्या चीज की बातचीत की गई भाई। आज की कहानी यहीं तक, कल हम बातचीत करेंगे, अगली क्लास में हम 1892 के एक्ट के द्वारा एक्ट की बातचीत करेंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।